नमस्कार, जी पूर्वैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बामुश्किल 8 महीने का भरोसा चाहिए, लेकिन यह भरोसा ही साबित करेगा कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद भी भरोसे के काबिल होंगे या नहीं, क्योंकि नीतीश के सामने विश्वास मत हासिल करने के आगे भी चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। और पहली ही चुनौती है विश्वास पर भरोसा कितना और कब तक कायम रहेगा। आज बड़ी बहस के दायरे में नीतीश सरकार का विश्वास और बहुत सारे मत। तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। नीतीश सरकार की परेशानी पर बल फिलहाल भले ही ना पड़े, सदन में सरकार विश्वास मत की अग्नि परीक्षा में पास भी कर जाएगी, लेकिन नीतीश को उस भरोसे की तलाश फिर भी रहेगी जिसकी बदौलत वो सत्ता में लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ विश्वास मत नहीं, बहुत सारे मत भी साबित करने हैं। इस पारी में नीतीश की साख एक बार फिर दांव पर लगी है। सदन के बड़े हिस्से का भरोसा तो हासिल करने में शायद मुश्किलें ना हो, लेकिन जेडीयू को मांझी को चेतावनी देनी पड़ गई है। सभी 110 जो हमारे विधायक हैं, सभी विधायकों को दिया गया है, जिसमें जीतन राम मांझी जी भी हैं, जिसमें बिरसन पटेल जी भी हैं, जिसमें नीतीश मिश्रा जी भी हैं, जिसमें अन्य सभी जो लोग हैं, सब लोग। लेकिन जीतन राम मांझी को घोषित कर दिया, आप लोगों ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, फिर उन्हें कैसे आपने दिया? देखिए, जनता दल के असंबद्ध मेंबर हैं। जनता दल ने अभी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है, इसलिए जनता दल के मेंबर हैं, इसलिए उनको जारी होगा और व्हिप का उनको अनुपालन करना है। जाहिर है मांझी गुट नीतीश सरकार के लिए अभी भी खतरे का सबब है। सियासत की ये लड़ाई सदन के भीतर तकनीकी आधार पर लड़ी जा रही है और यही तकनीक मांझी के लिए भी गले की हड्डी बन गई है। जेडीयू को बखूबी मालूम है उसने शिकंजा इस लिहाज से ही कसा है। पार्टी से बाहर निकालने का फैसला उनका है, माननीय अध्यक्ष महोदय का, लेकिन अभी टेक्निकल रूप से दल के असंबद्ध मेंबर के रूप में है, इसलिए उन पर भी जारी होगा। इतना तय है कि विश्वास मत के बाद भी नीतीश सरकार चैन की सांस नहीं ले सकती। मत के दौरान कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, ये ज़्यादा महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय ये है कि 22 महीने में चौथी बार विश्वास मत की नौबत क्यों आई। विधानसभा के फ्लोर पे मैं इन कारणों का खुलासा करूंगा और वर्तमान जदयू सरकार, नीतीश जी की सरकार को एक्सपोज करूंगा। मैं मानता हूं कि आज जो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है, बेमेल गठबंधन की नौबत आई है, इन सब के लेकर कोई जिम्मेवार है केवल नीतीश कुमार है। इन सब विषयों को विधानसभा के फ्लोर पर हम रखेंगे। आरजेडी के एक तबके ने लगातार मांझी को आगे कर नीतीश सरकार पर दबाव बनाए रखा है। जेडीयू में मांझी की वापसी आरजेडी की रणनीति का यही हिस्सा है। दरअसल एक लिहाज से चेतावनी तो आरजेडी ने भी नीतीश सरकार को दे दी है। देखिए, व्हिप भी जारी हुआ है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सत्र के पहले हर पार्टी का विधायक दल बैठता है और अपनी रणनीतियों को तय करता है, और विधायक की अपना कुछ भी क्षेत्रीय समस्या है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो अटके हुए हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दा है, उसे उठाना है, तो उन सवालों पर भी विचार विमर्श हुआ है। जनता के मुद्दे के साथ हमने कभी कोई समझौता नहीं किया है। सदन के भीतर मांझी को जेडीयू ने व्हिप जारी कर घेरने की कवायद की है, उन्हें मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन क्या आरजेडी ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स की कवायद शुरू कर दी है? चंदन झा के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो बड़ी बहस में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रेम रंजन पटेल जी भाजपा से, ऋषि मिश्रा जी विधायक हैं जदयू से, और डॉक्टर अशोक कुमार आरजेडी से। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल हम आप ही से लेना चाहते हैं प्रेम रंजन पटेल जी। सवाल ये कि कल जो विश्वास मत होना है, विश्वास मत अगर नीतीश कुमार हासिल भी कर लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा, आखिर क्या भरोसा वो हासिल कर पाएंगे? वक्त बहुत कम बचा है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि 22 महीने में चौथी बार इस तरीके के विश्वास मत की बात की जा रही है। शिवपूजन जी, विश्वास मत कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है।
अब ये विश्वास लोगों का कि बिहार की जनता का विश्वास वो अब जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले जब बात देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन टूटा 22 महीने हो गए और 22 महीने के अंदर में ये तीसरी बार ये नौबत आ रही है विश्वास मत प्राप्त करने का। 22 महीने के अंदर में जो जनता का विश्वास लेना था वो जनता का विश्वास अभी तक नहीं प्राप्त हो चुका है। जिस प्रकार की लचर सरकार चल रही थी, जिस प्रकार से जो है से पूरी अव्यवस्था का आलम हो गया राज्य के अंदर में, सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं रहा, पूरी कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई। और अब जो बाकी समय बचे हैं ये अब लगभग 6 महीने का समय है। सितंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नीतीश कुमार जी विश्वास मत प्राप्त कर करके मुख्यमंत्री बने हैं, विश्वास मत प्राप्त कर करके और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। जितनी घोषणाएं हुई हैं इसके बाद, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद, गठबंधन टूटने के बाद, और जो एक रोड मैप तैयार हुआ था राज्य के लिए, उस रोड मैप पर क्या काम हो रहा है और बिहार की जनता का विश्वास क्या 6 महीने के अंदर में, जब 22 महीने में उन्होंने प्राप्त नहीं कर सका तो 6 महीने के अंदर में क्या बिहार की जनता का विश्वास प्राप्त कर लेंगे? ये जो है से सबसे बड़ा है। बिहार की जनता अब इन पर कोई भरोसा नहीं करेगी। जिस प्रकार से बेमेल गठबंधन हुआ है, जो पिछले 17 वर्षों तक जिनके साथ ये लंबी लड़ाई लड़ते रहे, बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का जो कस्में और वायदे उन्होंने खाया था, और जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित करने का जो भरोसा राज्य को दिलाया था, राज्य के लोगों को, वो भरोसा टूट गया है, वो टूट पूरी तरह से जो है। ऋषि मिश्रा जी, आपसे सवाल ये लाजमी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्वास मत तो जीत लेंगे, हासिल कर लेंगे, लेकिन लोगों का भरोसा ये कायम करना सबसे बड़ी चुनौती होगा। आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से? शिवपूजन जी, मैं आपकी बात पे भी आऊँगा और जो हमारे मित्र ने कहा है, भाजपा के मित्र ने कहा है, मैं उनकी बात का भी जवाब देना चाहूँगा। हमारी सरकार का, हमारे जो नेता हैं उनका 10.5 करोड़ जनता पर भरोसा है और 10.5 करोड़ जनता को हमारे नेता पर भरोसा है। पिछले सारे, और वो चीज क्यों? क्योंकि पिछले 8.5 वर्षों में के बैठे हुए 10.5 करोड़ जनता का भरोसा आप पर है, मैं बोल रहा हूं, आप उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? नहीं, आप सुन लीजिए। क्योंकि जो काम उन्होंने 8.5 वर्ष तक किया वो लोगों के सामने है, उस पर लोगों का भरोसा है कि ये व्यक्ति आगे भी काम करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि आम लोगों का भरोसा है। जब से 22 महीनों से हम, पहली बात नहीं, 22 महीनों से इन्होंने, संशय है, कुछ सवाल कर लेता हूं। पहली बात जो आपने रखी, आपने कहा 10.5 करोड़ की जनता का आप पर भरोसा है, आपका जनता पर भरोसा है। जब चुनाव हुए थे जी, जब चुनाव हुए थे, जनता ने भरोसा आपको और भाजपा को एक साथ भरोसा अपना सौंपा था। क्या किया आपने उस भरोसे का? अरे मैंने सर आपसे पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूं, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अगर कोई व्यक्ति यहां कर रहा है तो वो हमारे नेता है। हमने किसी इशू बेस पे हम इनसे अलग हुए, नहीं, एक चीज पॉलिटिक्स के तहत शिवपूजन मैंडेट के साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफी की, जिसके खिलाफ मत पड़े थे उनके साथ आज बैठ गए। नहीं शिवपूजन जी, बिहार की जनता ने भरोसा किया था जंगल राज से मुक्ति के लिए। ये तो जंगल राज कभी कहा नहीं इन्होंने, बिहार के विकास के लिए, बिहार के भी आतंक राज तो उससे भी भयानक होता है। जंगल राज होता है, जंगल में कोई कानून होता है, उसका कोई राजा होता है, लेकिन आतंक राज में तो कोई कानून नहीं होता है, केवल आतंक ही आतंक होता है। लोग जो है एक दूसरे से भयभीत रहते हैं, डरे सामे रहते हैं, तो वो तो और ज्यादा खतरनाक होता है। इनकी पहली बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी? निश्चित रूप से आप नहीं, इसलिए कि बिहार की जनता ने खंडन कर सकते हैं नीतीश कुमार पर, इसलिए कि बिहार के विकास के लिए जंगल राज या आतंक राज जिसको कहते हैं उससे मुक्ति के लिए किया था। आपको दिल्ली की राजनीति के लिए नहीं किया था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसके लिए बिहार के जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया था, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उस खामियाजे का, लेकिन तुरंत उपचुनाव भी हुए थे, चुनाव भी हुए थे, तकरीबन 46% जैसा आपके पक्ष में गया था। हम इनसे जब अलग हुए, हम इशू पे अलग हुए थे कि इन मुद्दों पे हम आपसे बिल्कुल ही सहमत नहीं है, हम आपसे अलग होते हैं। उसके बाद ये उपचुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आया और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं आज
कि हम बेमेल अलायंस कर रहे हैं। अरे हम तो अरे सर सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं, सुनिए, हमने आपको सुना है सर, आप मेरी बात सुन लीजिए, हमने आपको सुना, अभी मेरी बात सुन लीजिए जी। हम और आरजेडी ये तो एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। अरे भाई तो 17 साल तक कहां भटक गए थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद, साल तक कहां भटक गए थे आप? नहीं, साल तक क्यों लड़ते रहे? उस पे आप उंगली उठाइए कि हम आपके साथ क्यों आए, आप उस पर सवाल करिए। लेकिन अशोक जी हम आएंगे, बहुत वक्त है हमारे पास। अशोक जी ये कहते हैं एक ही स्कूल के विद्यार्थी हम लोग रहे हैं, 17 साल तक भटक गए थे। लालू जी का भी एक बयान था कि किडनैप कर लिया था भाजपा के लोगों ने। अब आपको लग रहा है कि सही तरीके से तालमेल, सही तरीके से गठजोड़ हो जाएगा? हालांकि महाविलय पर चुप्पी है, अभी भी कहीं चुप्पी नहीं है। आपने हमें पूछा जी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं करेक्शन कर लूं थोड़ा सा बीजेपी पैनलिस्ट को, कि 2005 में अगर इन्हें आरजेडी के खिलाफ वोट मिला था एनडीए को, तो आरजेडी के खिलाफ वोट हुआ था 2010 में जी। 2010 में इन्हें डेवलपमेंट पे मिला था। इन्होंने 2005 से 2010 के बीच में किसको मिला था? एनडीए को, लेड बाय नीतीश कुमार विथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जी। बीजेपी वाले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की चिंता नहीं करते हैं, या इनका हिडन रहता है कि वास्तव में ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के जो है खींचतान मची थी प्रेमरंजन पटेल जी, या फिर मुद्दा कुछ और था? मुद्दा गोवा का आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव भाजपा का क्या वो मुद्दा था? कि वो कहीं मुद्दा नहीं, बिहार का विकास हो रहा था, बिहार का काम हो रहा था, बिहार की जनता का भरोसा था एनडीए सरकार पर। लेकिन बगैर जो है से बिहार की जनता की इजाजत अशोक कुमार और केवल जो है अशोक कुमार जी दिल्ली में प्रधानमंत्री के सवाल पर क्या खंडित हुआ था साल 2010 में, जब भाजपा वालों को, जब उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव पटना में था, सामने से पत्तल छीन लिया था नीतीश जी ने। जी तब क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो खंडित हुआ था? देखिए, मैं आपको बार बार बता दूं कि ये हैबिचुअल एरेंट हैं। कौन? ये बीजेपी वाले। अभी देखिए, इन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कैसे आप मान रहे हैं? मैं बतलाता हूं। साल 2002 में अभी साल 2002 में मान लीजिए, अभी एक उदाहरण आया है। 2006 तक आप फोटो खिंचवाने में आपको गुरेज नहीं है। मैं आपको पिछले साल तक आपको साथ रहने में गुरेज नहीं है। जरा सा मेरी बात सुन लीजिए शिवपूजन जी। 2000 ये अभी इन्होंने पीडीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। हर कोई जानता है कि यह गवर्नमेंट 2 महीने के बाद आई है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। क्या सेपरेटिस्ट और हुरियत के लोगों को छोड़ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? वैसी स्थिति आपको बिहार में नहीं लग रही है डॉक्टर अशोक जी? वैसी ही स्थिति आपको बिहार में नहीं लग रही है? बिहार में यही क्यों नहीं लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? मैं इसलिए, लोग कैसे भूलेंगे आतंकराज जैसे शब्दों को? लोग कैसे भूलेंगे? इसीलिए मैं आपसे सवाल मुख्य जो आज हमारी चर्चा मैं कह रहा हूं कि कल विश्वास मत भले ही आजादी के बाद शिवपूजन जी, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक हीनियस क्राइम माना गया है इमरजेंसी को। फॉर अ क्राइम अ पर्सन इज पनिश्ड ओनली वंस। 77 में हुआ पनिशमेंट, 80 में वो वापस आ गई। माना जाता है, ये एग्रीड प्रिंसिपल है कि एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलती है। और 2005 में निश्चित रूप से कोई मुद्दा ही नहीं था आरजेडी वास्तव में एक ऑर्गेनाइजेशनल रूप में शैटर्ड अवस्था में थी। इसलिए इन्हें जो भी मिला, अभी शैटर्ड नहीं है, आप मानते हैं? अभी तो हमने बार बार दिखाया है, बार बार पब्लिक का मैंडेट लेके हमने दिखाया है कि इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड नाउ। आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं, थोड़ा सा पर्सनल सा सवाल करना चाहता हूं। ये सिर्फ टेलीविजन पे बोलचाल की भाषा है, या आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है कि तमाम बातों को सिरे से नकार के आप जो कह रहे हैं उसी पर विश्वास कर लेगी? ये दिखाया लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी को सड़क पर उतरना पड़ा, पूरी पार्टी को तोड़ करके रख दिया गया। यही आरोप था, लालू जी का आरोप था, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। रिक्शे पर सवार और फिर करके लालू जी राजभवन गए। राजभवन गए, मैं बार बार उनकी पंक्तियां दोहरा भी चुका हूं, धान का रोटी तवा पे वाला जी। और आप सोचिए, क्या आखिर लोकसभा चुनाव का परिणाम, आखिर उसका क्या हश्र होता है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर आने की बात करती हैं।
दूरियां मिटाने की बात करती है, जो 2 दशक की दुश्मनी होती है उसको भुलाने की बात करती है। आप लोग तो मिल जाते हैं, आपके कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, आपके वोटर्स मिल पाएंगे क्या? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस था एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस 2014 का चुनाव। डॉक्टर अशोक, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर सर्वाइवल आपके लिए हो सकते हैं। अपने वोटर्स को आप कैसे मान लेते हैं कि उनके लिए ये एक मिनट, वही 2014 का चुनाव इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था, जहां पे एक सपना बेचा गया, एस्पिरेशंस को ऊपर उठाला गया। भाई एक के बाद एक दिल्ली को छोड़ दें, एक के बाद एक राज्यों में, तमाम राज्यों में इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। गौरतलब है डॉक्टर अशोक कुमार जी कि आपने इस महागठबंधन महाविलय का जब ऐलान किया था, उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव हुए। नीतीश जी अलग वो जो है प्रचार प्रसार करते नजर आए, लालू जी अलग प्रचार प्रसार करते नजर आए। आपने झारखंड में भी अपनी ताकत झोंकी, तो आपने एलायंस आपका था। बस मैं आ जाऊं, जितने स्टेट्स के आपने नाम लिया, एक मेरिट से इन्हें डिस्टिंक्शन सिर्फ लोकसभा में था। उसके बाद के जो चुनाव हुए, हरियाणा में तो ये फर्स्ट डिवीजन लाए, लेकिन ये ग्रेस मार्क से पास हुए महाराष्ट्र में, और किसी तरह से दे कुड सर्वाइव, दे पास मार्क्स दे गॉट, और उसके बाद ये फेल कर गए कश्मीर में, और कश्मीर में ऐसे फेल किए कि ये डिस्परेट होके जो जिसके एजेंडा जो है सेपरेटिस्ट का, उसके साथ इन्होंने मिला। आपको ऋषि मिश्रा जी, क्या इस बात से कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है कि जो परिणाम दिल्ली में आए, उसके बाद जिस तरीके से महाविलय की प्रक्रिया हो रही है, और आप अब जो अनुमान लगा रहे हैं कि अगर नीतीश वापस गुड गवर्नेंस देते हैं अगले 6-7 महीने तक, तो शायद जो वोटर्स थे नीतीश के साथ इंटैक्ट, जो सोशल इंजीनियरिंग का उनका फॉर्मूला था, एक बार फिर काम करेगा। सुशासन पे हम लोगों को कोई शंका नहीं है। हम लोग बीच में तो गैप हो गया लंबा, आप ही हमारे नेता आरोप लगा रहे हैं, बीच में लंबा गैप हो गया। जीतन राम मांझी बहुत बड़ी गलती आप कह रहे हैं कि हो गया। जब से आए हैं इन पे हम लोग को कोई शक नहीं है। तो फिर जीतन राम मांझी जी को क्यों बिठाया आपने? अब गलती हो, वो तो बूमरैंग आप ही पे करना है। आप तो एक ही बात को बार-बार बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई है। आप गलती एक के बाद एक गलती करें, मैं आपको वो गलती पॉइंट नहीं कर सकता। नहीं, सबके सामने बोला है गलती हुई है, गलती करें। नहीं गलती, अरे आप सिद्धांत की राजनीति बोलते हैं, गलती का खामियाजा मुझे ये बताएं रंजन जी, ऋषि मिश्रा जी, मैं आपको टोकता नहीं हूं, आप ही न टोके। नहीं, टोकना लाजमी है, इसलिए कि कुछ बातें अगर गले के नीचे नहीं उतरती तो आप टोकना लाजमी है। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मुझे ये बताइए, आप बार बार कहते हैं, ताल ठोक कर कहते हैं कि आप सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। सिद्धांत की राजनीति कहां गई? किस ताक पे आप रख देते हैं कि जिस राजद को आप तोड़ते हैं, उनके लोगों को अपनी पार्टी में लाकर के मंत्री बनाते हैं, फिर एक मजबूरी होती है, सर्वाइवल की लड़ाई होती है, उसके बाद उसके साथ गठबंधन करते हैं, 2 दशक तक उसके खिलाफ राजनीति करते हैं। आपके सिद्धांत की राजनीति तब कहां जाती है जिस भाजपा के साथ आप 17 साल रहते हैं, सब उसके बाद भाजपा का दामन आप छोड़ देते हैं। वजह की कहीं ना कहीं आपके नेशनल एस्पायरेशंस हैं। आपके सिद्धांत तब कहां जाते हैं जब आप कहते हैं कि एक महादलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया, फिर नहीं, कभी नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था, नहीं, कभी नहीं, तो यही कह रहे थे, कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने, कभी नहीं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, समर्थन हम जो है, बहुत आरोप लगा दिया आपने, हम पे बहुत आरोप लगाया है, हमारे मित्र ने बहुत आरोप लगाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। आप हाँ, उसके लिए मुझे कोई न टोके बीच में। कोई नहीं टोक रहे हैं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने हम पे आरोप लगाया कि हम ऑपर्चुनिस्ट हैं। एनसीपी से मिलना इलेक्शन के बाद ऑपर्चुनिस्ट नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिला, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने जो आरोप लगाया मैं आप पर ही आऊंगा। आप शिवपूजन जी, मैं आपका भी जवाब दूंगा, लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाया है उस गलती भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे गलती को गिरा के आप मुझे नहीं डिक्टेट कर सकते। शिवपूजन जी, आप वोटर्स को करेंगे, वोटर्स तो डिक्टेट करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। वोटर्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों मान रहे हैं? वोटर्स पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं आप पर भी आऊंगा, लेकिन हमारे मित्र ने जो मुझे हम पे लगाया आरोप, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद से अलायंस करना अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। यही तो कह रहा हूं, एक अलगाववादी, एक आतंकवादी 56 इंच का सीना लेकर 56 इंच का सीना लेकर 56 इंच का सीना लेकर वोट मांगना, और एक श्रीलंका जैसा कंट्री आपको धमकाए, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। आप एक अलगाववादी को छोड़ते हैं, उसी सरकार में आप भी हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। अगर आप हैं देशभक्त, आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, आरजेडी से अलायंस करते हैं, जो कि हम लोग एक ही स्कूल से आए हैं, आप हमको आज आरोप लगा रहे हैं। अरे आप तो पहले अपने में झांकिए, अपने आप को देखिए कि आप कहां खड़े हैं।
गिरेबान में आपकी झांकने बात की है, जरूरत, आपकी गिरेबान बात में है, झांकने आपकी की बात है। जरूरत है। नहीं, मैं आप पे भी आता हूं। आरजेडी की बात होती है, आरजेडी ने भी अगर ऑनेस्टली पूछे उनसे भी कहीं ना कहीं हुई होंगी गलतियां, तब ये आज अपोजिशन में है। हम सब गलती मान रहे हैं, लेकिन हम अपने स्टेट को ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे। राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। हम हमारे बिहार को, आपको नहीं लग रहा द राइटिंग इज हमारे बिहार को, बार-बार निमंत्रण के बावजूद आरजेडी के लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे। आपको नहीं लग रहा द राइटिंग इज वेरी क्लियर ऑन द वॉल? बार बार आपके कहने के बावजूद राजद के लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे, आप उसके लिए चिंता मत करिए। मैं बोल रहा हूं हम लोग आज साथ है। सर हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया, सर हमसे पूछा गया है। मैं आज फिर बोल रहा हूं, किसी कीमत पर उन लोगों के हाथ में सत्ता हम लोग बिल्कुल नहीं जाएगी जो स्टेट को तोड़ना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। पता कब लगा? 2005 में आपको पता नहीं लगा था? गोधरा के तुरंत बाद आपको पता नहीं लगा था कि ये वो लोग हैं जो प्रोग्राम पे हम काम कर रहे थे? शिव पूजन जी, लेकिन आप फिर तो वही रहा होगा पार्टी का। नहीं, अगर आप प्रेम रंजन पटेल 2005 में जाते हैं, 2005 में जाते हैं तो आप 1980 में भी जाइए। आपके अगर आप 2005 में जाते हैं, अगर आप 2005 में जाते हैं, एक हमसे पूछा सर, 1996 अगर आप 2005 में जाते हैं तो 1980 में जाइए। और लगातार 1996 से 2013 तक हमारा रहा है गठबंधन इनके साथ। लगभग जो ऐसे 17 वर्षों का गठबंधन रहा है। उस बीच में कई सारी परिस्थितियां आई। हम कांग्रेस के साथ लगातार लड़ाई लड़ने का काम किए, हम केंद्र में सरकार बनाने का काम किए, उसमें ये सहयोगी के रूप में भूमिका निभाए। जिनकी ये बात करते हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आपका चरित्र नहीं बदला, ये आप कहना चाह रहे हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, हमारे पार्टी के थे, हमारे पार्टी के समर्थक थे और ये साथ में थे। और उसी जिस घटना की ये चर्चा कर रहे हैं, उस घटना के बाद नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहते हुए और जाते हैं गुजरात में, नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करते हैं, मंच शेयर करते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र भाई आप जितना काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, देश नहीं जान रहा है, आप गुजरात की सीमा तक सीमित मत रहिए। गुजरात से बाहर के लिए आखिर छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी को, भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी को जेल से छोड़ा है, जवाब नहीं दिया उसका। हमारे पास पर्याप्त वक्त है, अभी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस चर्चा को हम इसी मोड़ से उठाएंगे कि क्या किसी एक शख्स का नेशनल एस्पायरेशन की वजह से आज ऐसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विश्वास पे भरोसा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे थे कि विश्वास मत तो हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन क्या भरोसा एक बार फिर से लोगों का कायम होगा? हम स्वागत करना चाहते हैं आपका भी, रविंद्र राय जी। बागी विधायक का खिताब आपको मिला हुआ है, चिट्ठी गई है कि कल आना है, वोट भी करना है। आपको क्या लग रहा है? पहले सीट तक नहीं दिया जा रहा था, अब क्या स्थिति उभरती नजर आ रही है? क्यों ये दो चिट्ठियां? देखिए, आपको जानकारी होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम 8 लोग जो 8 महीने से लगातार लड़ते आ रहे हैं तनाशाह राजा के खिलाफ, तो वो लोग तो अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग विधानसभा नहीं जा सकते हैं। और रहा मांझी जी, किसी भी हालत में श्री नीतीश कुमार के साथ खड़ा नहीं होंगे विधानसभा में, आपको बता दूं। और विश्वास मत, वो आरजेडी के सुशासन बाबू मिल जाए, आपस में कांग्रेस मिल जाए, जिनसे मिलना मिल जाए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। और श्री जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कल नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं कि सदस्यता जाए किसी भी हालत में वो उनको समर्थन नीतीश कुमार जी को नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अपमान हुआ है, गरीबों का अपमान हुआ है, महादलितों का अपमान हुआ है, और ऋषि मिश्रा जी कुछ आपको किए गए हैं, एक जितने लोकप्रिय विरोधाभास नहीं दिख रहा है? ऋषि मिश्रा जी, इसके पहले जो लगातार बयान आ रहे थे कि हम विश्वास मत हासिल करेंगे, भाजपा भी कह रही थी कि हम समर्थन करेंगे,
अब आपको क्या लग रहा है, बदले हुए सुर, इसके पीछे वजह क्या है? इनको लग रहा है कि सरकार तो चलनी, नीतीश कुमार जो है विश्वास मत हासिल भी कर लेंगे, इसलिए हथियार डाल दिया है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको? एक चीज़ मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, जो इनकी आदत रही है ना भाजपा वालों की, कल भी हिट एंड रन वाली जो इनकी आदत है, हाउस के अंदर बोलेंगे और उठ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको पिछली बार तो बोला भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक हमारे कॉलर हैं सुधीर प्रताप सिंह जी, छपरा से जुड़े हैं, कार्यक्रम देख रहे थे, बीच में उन्होंने खुद फोन किया और वो शामिल होना चाहते हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस जी पुरवैया पे, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? सुधीर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट। आ रही जी आप जी नमस्कार, मैं सुधीर प्रताप सिंह, डॉक्टर पवना सिंह डी कॉलेज छपरा से बोल रहा हूँ जी। आप अपनी बात रखें। वॉल्यूम कम कर। जी सर, आप अपनी बात रख सकते हैं सुधीर जी। अच्छा, जहाँ जी बात ऐसी है कि अभी मांझी जी ने निर्णय लिया है, गरीब होम गार्ड को तो अलाउंसेस बढ़ा है, पुलिस का जो 13 महीना का महीना दिया है, टीचर जो 50 वर्षों से बीत रही डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और जो भी निर्णय लिए हैं वो जनहित में लिए हैं। और मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी से पढ़ा रहा हूँ डिग्री कॉलेज में, अभी 2 अनुदान मिले हैं। ये बताइए कि हमारे बच्चे क्या खाते हैं, पत्नी कैसे रहती है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी वाले कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? ये तीनों पार्टी के जो डॉक्टर अशोक, भाजपा है, राजद है, कोई पार्टी हो, मेरा आग्रह यही है कि इनसे कहा जाए इसको कब तक मूर्ख बनाएंगे, इस देश को लूटेंगे। सारा देश ये पार्टी लूट लिया, कोई पार्टी हो। भाजपा वाले बात करते हैं कि ये नीतीश जी के साथ नहीं थे, इस समय सुशील मोदी जो थे, सुशील मोदी जो थे वहाँ पर वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम थे, उन लोगों ने क्या किया? मैं समझ गया आपके सवाल को समझ। जी शिक्षकों का जैसी है, जल्दी से जल्दी ये कर सके, आपसे शिक्षकों का ये जेन्युइन कंसर्न है। बहुत धन्यवाद सुधीर प्रताप सिंह जी। हम आपके सवाल को पैनल के सामने रखते हैं। आरोप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे, एक एक कमेंट हम छोटा चाहते हैं इनके आरोपों पर। प्रेम रंजन पटेल जी, उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे, लेकिन उसके मुखिया नीतीश कुमार जी थे और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए आप पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन रविंद्र राय जी स्वतंत्र होकर के जीतन राम मांझी जी को जब मिला मुख्यमंत्री के रूप में तो उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय को आज लागू नहीं कर रहे हैं। एक लंबी लकीर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की, जब हमारे पास चर्चा को हम बेपटरी नहीं करना चाह रहे, लेकिन महत्वपूर्ण कॉल हर दर्शक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके सवाल को हमने लिया है और विषय से हम विषयांतर भी नहीं हो रहे। रविंद्र राय जी, आपकी टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो नियमित करने का फैसला ले लिया है और जितने भी जो नियोजित है उनको नियमित करने का फैसला लिया है। इससे बड़ा कोई लाभकारी शिक्षकों के लिए हो नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, इन प्रिंसिपल हम एग्रीड हैं शिक्षकों की कठिनाइयों से, इन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिल करके जो निर्णय ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, वो जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। लेकिन जो फिजिबिलिटी फैक्टर्स होता है, हम उतनी ही तक हाथ अपना पांव पसारेंगे जितना लंबा हमारा चादर होगा। मैं समझता हूं फिजिबिलिटी फैक्टर को जो है जीतन राम मांझी जी ने ध्यान में नहीं रखा था, ये आप कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड डॉक्टर अशोक जी के सवाल को पहले समझ तो लें। मुझे लगता है कि जो आदरणीय मांझी जी जो बतला रहे हैं कि 10 तारीख से 19 तारीख तक हमारे फैसले जो थे, मुझे लगता है ये फैसले पूरी तरह से हो सकता है कि जनता के भलाई के लिए हो, लेकिन न फिजिबिलिटी, पॉपुलिस्ट मेजर्स थे। सरकार जो है उन्होंने सोचा कि मुझे जाना है, आने वाली सरकार के लिए हम कुछ प्रॉब्लम खड़ा करके जाएं। ये आरोप, ये उनका। अब देख लेते हैं जदयू का क्या आरोप है, फिर हम आते हैं एक बागी का पक्ष लेंगे। आप बता सकते हैं? मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगा और जो हमारे संक्षेप वक्त की कमी होती है, दोनों ही प्रश्न का जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये हम पे आरोप लगाते हैं, सबको हम पे आरोप लगा रहे हैं, सबको जवाब देना जरूरी है जी। भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि मोदी जी वित्त मंत्री थे, लेकिन सरकार के मुखिया थे नीतीश जी।
जब अच्छा काम होता है बोलते हैं कि हम भी उस सरकार में थे, सारे 8 साल हम थे सरकार में, 7 साल, तो इसलिए अच्छा काम हुआ। मुखिया को ही पैट और स्लैप दोनों मिलता है, दोनों मिलता है जी। दूसरी बात कर रहे हैं कि मांझी जी, गाली भी कप्तान को जो है, दूसरी बात कर रहे हैं मांझी जी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं मांझी जी की। मांझी जी ने जो 12 दिनों में फैसले लिए, अगर आप सही में विधायक हैं, आप, हम भी मानते हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, सरकार में रहना न रहना वो अलग बात है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी चलाएगा सरकार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलनी चाहिए। जो 36 फैसले उन्होंने लिए उसमें से 34 ऐसे फैसले थे जिसका कि नीचे से ऊपर तक फाइल नहीं गया, और मिसलेनियस में अन्य जो भी कैबिनेट का फैसला होता है उसमें लिया गया। कोई भी कैबिनेट नोट नहीं था, रूल्स ऑफ गवर्नेंस जो होता है उसका कुछ ध्यान नहीं रखा गया। बिल्कुल आप तो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, हमने आपको टोका नहीं है, हमने आपको टोका नहीं, हम तो फैसलों के दूरगामी परिणाम की चर्चा करना चाह रहे हैं। इनकी फिर से होगी जांच होगी, फाइल मूव करेगा, जो चीज हमारे बस में होगा, जो चीज सरकार कर सकती है, इन्होंने सही कहा अशोक जी ने, उतना ही पाँव फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार आएगी जाएगी। पूजन जी देखिए, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब 1 मिनट में नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि संक्षिप्त में दे रहा हूं। जी जी जी। इनकी सरकार, जो नीतीश कुमार जी हैं, जो मांझी जी को हटाने के बाद पीके शाही जी बोल रहे हैं कि हम 84 से 54 पंचायतों में इंटर कॉलेज खोलेंगे। मांझी जी ने कहा कि जो पहले से कॉलेज है या बिल्डिंग बना हुआ है, जमीन है, उसको हम टेक ओवर कर लेंगे। बताइए कि उसमें एडिशनल पैसा बिल्डिंग में लगेगा, जमीन में लगेगा कि टेक ओवर में लगेगा? इनसे पूछ लीजिए, एकदम बिल्कुल वो जमीन पर उतारने लायक बेसिक चीज। डिग्री कॉलेज में आ जाइए, डिग्री कॉलेज में आ जाइए। देखिए इनकी सरकार तमाम लोग ये भूल रहे हैं, जिस कॉलर ने हमें कॉल किया, सुधीर प्रताप सिंह जी ने, ये भी एक वोटर हैं, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इलाका, एक सेट सोच, जो सोच अभी बनती चली जा रही है, जो राय बनती चली जा रही है। आप लोगों को नहीं लग रहा है इस राय से परे कुछ अलग सोच आप लोगों की है, जो निर्णय आप लोग ये ले रहे हैं, मान बैठे हैं कि जनता आप ही को वोट देगी। तभी मैं सवाल आपसे ये बार बार कर रहा हूं कि विश्वास मत तो हासिल हो जाएगा, लेकिन क्या भरोसा कायम कर पाएंगे? हमसे पूछ रहे ऋषि जी। मैंने तो पहले भी कहा, जो भी उन्होंने सवाल पूछा है वो उनकी सोच होगी, लेकिन एक चीज मानना होगा, किसी पे आरोप इंडिविजुअल सोच, हम चारों आदमी हैं, अलग अलग पॉलिटिकल सोच के लोग हैं, सब पे आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन सरकार चलाना आसान चीज नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना प्रॉब्लम होगा, वो उनको भी कुछ प्रॉब्लम होगा, वही सोच उनकी बाहर आ रही है, तो हम हर एक व्यक्ति पे तुरंत रिएक्ट करें वो भी पॉसिबल नहीं है। हम नहीं चाह रहे हैं कि आप एक व्यक्ति विशेष के आरोप पर आप रिएक्ट करें, लेकिन सवाल लाजमी है, वापस पटरी पर हम लाते हैं बहस को। सवाल ये लाजमी है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है नीतीश जी के पास। आपको कैसे लग रहा है कि एक बार फिर से जनता का भरोसा कायम कर पाएंगे नीतीश जी? उनका जो 8.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो एक ही 8.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है, उसको आपने खुद जो है आपने खुद उसे ध्वस्त किया है। के साथ था उस ट्रैक रिकॉर्ड को आपने खुद ध्वस्त किया है। आपको नहीं लग रहा आपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को खुद ध्वस्त किया है? खुद आग लगाया है? बिल्कुल नहीं, हम तो रविंद्र राय जी, नहीं लग रहा आपको आप इस सरकार में शामिल रहे हैं? जो ट्रैक रिकॉर्ड था, जबरदस्त तरीके से बिहारी शब्द एक तमगे के रूप में इस्तेमाल होता था, स्टिग्मा के तौर पे, कहीं ना आत्मविश्वास जगाया था। आपको नहीं लग रहा है जो कुछ भी पिछले 22 महीने में घटा है उसकी वजह से उस ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरह से आग लगा दिया गया? देखिए, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, नीतीश कुमार जी। वो अपने निर्णय लिए थे सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। उनकी महत्वाकांक्षा ने एनडीए से उनको अलग किया था, उनका निजी स्वार्थ था उसमें। क्यों? बिहार के मैंडेट का महत्वाकांक्षा पे आखिर हंसी क्यों? आपको नहीं लग रहा महत्वाकांक्षा पे? महत्वाकांक्षा ही एक मूल कारण था जिस वजह से नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ा और उनमें दिमाग में कहीं पर यह बात आई कि वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, उनका बयान था मोतिहारी में लोकसभा चुनाव के पहले, वो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे। थर्ड फ्रंट इस तरीके का बन नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। और जो रविंद्र राय जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का यही खेल रहा है पिछले 22 महीनों से,
और जो इनस्टेबिलिटी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी एक पार्टी ने बिहार में इनस्टेबिलिटी फैलाने का सोचा है वो है भारतीय जनता पार्टी। वो प्रेमरंजन पटेल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? वो जो है वाटर में फिशिंग करना चाहती है। इंस्टेबल क्यों कर रहे हैं? रोग से ग्रसित हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो है ना ट्रबल वाटर में फिशिंग करना चाहती है पार्टी, और इनको अपनी गलती का रविंद्र राय जैसे हो रहा है। लोग इनको सहयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सहयोग करके नीतीश कुमार जी को गलती चलिए, का एहसास हुआ है। प्रेमरंजन पटेल जी, भाजपा छोटे से भाई अलग होने बड़े का भाई खामियाजा मिल लोकसभा जाते के चुनाव हैं, में विलय हो जाता है, आपको दिक्कत क्यों है? तकलीफ हो रही है? शिवपूजन जी इनके तो बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने का खामियाजा इनको लोकसभा चुनाव में इनको दिखाई पड़ गया है, नजर आ गया है, और जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना करके उनको हटाने का खामियाजा विधानसभा चुनाव में तोड़ने का खामियाजा इन्होंने देखा तो रिश्ता जोड़ने का परिणाम भी इन्होंने नहीं देखा चुनाव के नतीजों में। प्रेमरंजन पटेल जी, वो आपके लिए परेशानी का सबब है। उपचुनाव कोई नतीजा नहीं होता है, आम चुनाव उसका होता है। और आम चुनाव में हरियाणा में गए, जिसके प्रचार में गए, जहां गए उनकी जमानत जब्त हो गई। दिल्ली के झारखंड में गए, झारखंड में कहीं जो ऐसे इनका जमानत नहीं बचा, दिल्ली में क्या हुआ इनका? इनको सारे चारों खाने चित हो गए। और आने वाले चलिए, मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इस चर्चा को इस मोड़ से उठाने की कोशिश करेंगे कि आगे नीतीश के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्या इन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे नीतीश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विश्वास पर भरोसा। पहला सवाल अब आपसे हम करना चाह रहे हैं ऋषि मिश्रा जी, बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत बड़ी चुनौती नीतीश जी के लिए। जो कुछ भी हाल के दिनों में हुआ उससे निश्चित रूप में सरकार की साख पर बहुत सवाल खड़े हुए। अब आपको क्या लग रहा है, नीतीश जी बहुत कम वक्त में भी साबित कर पाएंगे, गुड गवर्नेंस पर फिर से ला पाएंगे? आपका बिल्कुल कहना सही है, वक्त कम है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से कहा है और हम लोगों को उन पर विश्वास है कि अगले 6 महीने में उनका एक ही और एक उद्देश्य है, वापस हमारी जो साख थी, हमारी सरकार का जो एम था, एम्बिशन था, उस पर हम वापस पॉइंट वाइज बता सकते हैं प्रायोरिटी क्या होगी? 5 ही आप बता दें। बिजली, रोड, हॉस्पिटल्स, लॉ एंड ऑर्डर, और आपको हेल्थ है, ये एजुकेशन, ये 5 प्रायोरिटीज हैं। इस पे हमारा मेन मकसद है। रविंद्र राय जी, कितना भरोसा है आपको? नहीं, हम लोग तो इतना ही चाह रहे हैं कि मांझी जी जो लोकप्रिय फैसला लिए हैं ये 4 महीना में लागू कर दे। वो तो आपने पेच फंसा दिया। नहीं, पेच नहीं फंसा दिया। हम तो बता रहे हैं कि अगर उसको एक इनका कहना है कि जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, आपने ऐसे फैसले ले लिए। 3-4 हजार करोड़ का अगर योजना मद में अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाए राशि, 3-4 हजार करोड़ रुपया कोई बहुत ज्यादा योजना मद में राशि नहीं होता है। आप देख लीजिए 3-4 हजार करोड़ रुपया में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इसमें बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन 34 बकवास नहीं है। रविंद्र राय जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। रविंद्र राय जी दावे के साथ कह सकते हैं कि जो मांझी जी का जो फैसला है, लोकप्रिय फैसला, उनको लागू करें। 1 मिनट जवाब देता हूं। और इसके लिए हम लोग इन पर दबाव बनाते रहेंगे, और जो जन लोकप्रिय फैसला वो सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे। अब आपकी रणनीति क्या होगी? थोड़ा सा हम आते हैं, आपको जवाब देने का हम पूरा मौका देंगे। अब आपकी रणनीति क्या होगी? हिट एंड रन मान लिया जाए। मैं रविंद्र राय जी से पूछ रहा हूं, आपकी रणनीति क्या होगी? हिट एंड रन की मेरी जी? नहीं, देखिए, मेरी रणनीति हम लोग पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि हम नीतीश जी पर दबाव बनाएंगे कि आप जितने भी हम फैसला किए हैं उसको लागू करें, क्योंकि जितने भी फैसले लिए गए वो जन लोकप्रिय है, लोगों की भावना। दबाव कैसे बनाएंगे आप? बिल्कुल 8-10 आदमी? नहीं, भाजपा साथ में है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सदन में रह करके ही दबाव नहीं बनता है, सदन से लेकर के सड़क तक हम इन पर दबाव बनाएंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे, और नहीं अगर ये वो लागू करते हैं तो इनको नया जनादेश जब आएगा तो वहां पटकनी दे करके उसको इस लायक नहीं रहने देंगे। प्रेमरंजन पटेल जी कहीं ना कहीं खुश होते नजर आ रहे हैं कि बहुत कम वक्त है नीतीश जी के पास, शायद एक बार खुद से अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, सुशासन पुरुष नहीं बन पाएंगे, तो शायद उसका सीधा सीधा फायदा आपको मिल जाएगा। रूप से
पिछले 22 महीने में इन्होंने बिहार के लोगों के भरोसा को तोड़ा है और अब बिहार की जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है। 6 महीने के अंदर में अब उस 8.5 साल में भरोसा कायम भी तो किया है प्रेम रंजन पटेल जी। फिर से जो 22 महीने में इन्होंने खोया है 6 महीने में उसको प्राप्त कर लेंगे, ये मुझे नहीं लगता है। इन्होंने गलती मान ली है, नीतीश जी ने तो बार बार गलती मान ली है कि इन्होंने गलती मानने से नहीं होगा। जनता को आपको जो ऐसे जो जनता ने विश्वास दिया था उस विश्वास को जीतना पड़ेगा, केवल माफी मांगने से विश्वास नहीं जीता जा सकता है। दूसरी बात जो ऋषि जी ने कहा कि ये 36 फैसले जो जीतन राम मांझी जी ने लिए थे, कहते हैं कि जो ऐसे जितनी चादर उतनी पांव पसारना चाहिए और इसमें कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लगता है। आधे योजनाएं ऐसी है जिसमें भारत सरकार की राशि लगती है, खर्च होती है। और दूसरा कि अब पैसे का रोना नहीं रो सकते हैं, वो जनहित के फैसले हैं, वो सब जो ऐसे बिहार के हित के लिए है, बिहार के जनमानस के लिए हुए हैं। और अब केंद्र सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया है 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को, जो 32% से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 42% करने के लिए, ये आगामी आने वाले 5 वर्षों में 1,60,000 करोड़ पीछे से कैंची चला दी राज्य को प्राप्त हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी का ये कहना है आपने पीछे से कैंची चला दी थी। बिल्कुल उन फैसले को आसानी से लागू किया जा सकता है। डॉक्टर अशोक कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है सामने, नीतीश जी खरे उतर जाएंगे? चुनौती तो है, लेकिन नीतीश जी की एबल लीडरशिप पे कहीं कोई, तो आप मंत्रिमंडल में जो है शामिल होकर के सहारा थोड़ा क्यों नहीं देते हैं? ये चूंकि हौसला अफजाई भी हो जाएगा, जो तमाम अटकलें लग रही हैं कि जो है महाविलय नहीं होगा। सर जरा सुन लीजिए, जस्ट होमोजेनिटी जो होती है गवर्नमेंट का इंपल्स जो होता है, होमोजेनिटी तो अब हो गई ना, आप एक ही स्कूल से आए हैं, आप एक स्कूल से आए हैं और इसीलिए हम सहयोग दे रहे हैं। आज सरकार में शामिल होने में क्या गुरेज है आपको, क्यों परहेज है? शिवपूजन जी, हमने तो इतना कर दिया कि कम से कम आज के दिन, कल के महत्वपूर्ण दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी और मांझी की गुट वो जो चीटिंग कर रहे थे वो पूरी तरह से, भाई अब आप चीटिंग कर रहे हैं। इसके पहले जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लालू जी का बयान था दलित मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तब आपका ये बयान था, अब आप नीतीश जी के साथ खड़े दिख रहे हैं। मैं उससे हम लोग हट नहीं रहे हैं, लेकिन ये तब अभी भी आपके कोई भी नेता जीतन राम मांझी जी के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, इसलिए कि जीतन राम मांझी जी तब बीजेपी की भाषा नहीं बोलते थे। तो भाई अब बीजेपी आलोचना कीजिए ना, अब खुल के आलोचना कीजिए ना। लालू जी कर रहे हैं, रघुवंश बाबू कहते हैं कि स्वागत है उनका जब भी आना चाहें। नेचुरली कोई अगर हमारे टर्म पे हम में आएगा ये तो क्या स्वागत नहीं करेंगे? ये डायकोटोमी को आप एक्सप्लेन करेंगे? तो भाई कहां ये जो आपके खिलाफ है वो डायकोटोमी नहीं है, ऋषि मिश्रा जी जो आपके खिलाफ है उनका ये जो है स्वागत करने को तैयार हैं। ऋषि मिश्रा जी ये प्लेन स्पीकिंग है और प्लेन स्पीकिंग है, प्लेन पॉलिटिक्स है, जो आम जनता को बरगलाने की राजनीति कही जा सकती है। ये डायकोटोमी नहीं है और ये हकीकत है। मांझी जी गलती मान ले कि वो बीजेपी का प्रॉम्प्ट कर रहे थे अभी से 5-6 महीने से, जब वो कह रहे हैं कि 3 महीने हमने तोते की तरह काम किया और 9 तारीख से 20 तारीख तक हमने अपने 1 मिनट अपने विवेक से काम किया। ये 5 महीने का जो वक्त है जब वो प्रॉम्प्ट कर रहे थे बीजेपी का, ये सारी दुनिया देख रही थी। जब आप अपने दरवाजे खोल रहे हैं आज जीतन राम मांझी जी के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी जो है भाजपा को छोड़ करके आपके साथ ही रहेंगे? नहीं, कहां आ रहे हैं? आप आरोप तो लगा रहे हैं जीतन राम मांझी जी भाजपा की बोल रहे हैं, आपकी पार्टी में आकर के वही करेंगे, जदयू में रह करके वही किया। अगर आपके आरोप को सही माने, आरजेडी जदयू के बनाए मुख्यमंत्री है। आप देखिए आरजेडी के इंडिविजुअल्स तरह तरह के स्टेटमेंट देते रहेंगे, एक पार्टी में होती है, यानी इसका लेकिन पार्टी में एका नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं पार्टी में एका नहीं है, एक मतलब लालू जी चुप है अभी तक। जो आदरणीय लालू प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, जो उनकी पॉलिसी है, जो उनके डिसीजन है, वही आरजेडी का आधिकारिक वो ये था शुरुआत में ही कि चूंकि दलित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तब वो बीजेपी की भाषा नहीं बोलते थे, आज वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और उन्होंने खुद कह दिया। चलिए प्रेम रंजन पटेल जी, ऋषि मिश्रा जी, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी और रविंद्र राय जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।